राजनीति के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान है और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जो पंचकुला कॉरपोरेशन के काउंसलर भी है, हरिंदर मलिक जी। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने ऐसे क्या काम हरियाणा क्षेत्र के लिए किए हैं। हरिंदर मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप राजनीति में इतनी दिलचस्पी कब से लेने लगे थे? पार्थ, मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय मैं संघ की शाखा में जाया करता था और संघ का एक जो है संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो विद्यार्थियों के बीच में काम करता है। तो मैं सबसे पहले विद्यार्थियों के बीच में काम करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और जब पंचकुला जिला बना तो मैं उसका पंचकुला जिले का मैं काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का देखता था और वहीं से काम करते करते युवा मोर्चा के अंदर मैंने काम किया और 1996-97 से मैं राजनीतिक गतिविधियों के साथ जुड़ गया था। युवा अध्यक्ष होकर ऐसा क्या काम थे जो आप किया करते थे? देखिए, जो राजनीति के पिछले कुछ समय में आयाम बदले हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी हमारी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक राजनीति को अलग प्रकार की पहचान दी है। पहले राजनीति को बहुत गंदा समझा जाता था, नेताओं को बड़ा बेकार उनको समझा जाता था और नेता नाम जुड़ते ही एक भ्रष्टाचार का इस प्रकार का आ जाता था। जो उससे पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार थी वो 10 साल लगातार निरंतर घोटालों की सरकारें उनकी रही, तो उसने राजनीति को और नेताओं को बहुत बदनाम कर दिया था, उनका स्तर काफ़ी गिरा था। तो आपको क्या ये लगता है कि जो कांग्रेस का 70 साल के लगभग एक छत्र राज था उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, देखिए, ऐसा है, कुछ काम उन्होंने किए भी हैं, परंतु कोई भी इस प्रकार का काम जो पिछले 7 साल के अंदर अब भाजपा की सरकार ने किया है और उनके बनाम जो बाकी का शासनकाल जो है कांग्रेस का रहा, आप उन सारों की अगर तुलना करें तो आप ये पाएंगे कि उन जो 70 साल में लगभग नहीं कर पाए वो 7 साल के अंदर भाजपा की सरकार ने देश और प्रदेश में करने का काम किया है। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो नोटबंदी या जीएसटी लाए, हाँ, भाजपा सरकार जीएसटी लाई जी, लेकिन नोटबंदी का तो इस पूरे भारत में कोई असर नहीं हुआ? नहीं, नोटबंदी का असर क्यों नहीं हुआ? नोटबंदी का बड़ा असर हुआ और उसके दूरगामी परिणाम हम आज भी देख रहे हैं। बड़ा अच्छा उसका एक वो निर्णय था। पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। ये नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी, नहीं, वो अर्थशास्त्र के बड़े अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए बहुत अच्छे कई निर्णय लिए, परंतु जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो बहुत सी चीज़ें उनके हाथ में नहीं रही और निर्णय किसी और का होता था और वो तो सिर्फ एक उसको बोलने घोषणा करने के लिए रह जाते। तो सर, जैसे आप अभी जिला पंचकुला बीजेपी से वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, तो ऐसे आपके क्या काम हैं जो आप पंचकुला के लिए करना चाहते हैं जो अभी तक आपके होते हुए नहीं हुए थे? देखिए, पंचकुला में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी। और उससे पहले और पंचकुला जो था और जो आज का पंचकुला है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत भारी अंतर समझ में आएगा। लोग पंचकुला आना पसंद नहीं करते थे, लोग मोहाली जाते थे, लोग चंडीगढ़ जाते थे, परंतु आजकल आज के समय में अगर आप बात करेंगे तो चंडीगढ़ के लोग भी कहते हैं कि हाँ, पंचकुला जो है बड़ी जल्द हमारे से आगे निकल जाएगा। आप बात करें पिछले कुछ समय के अंदर एक आयुष का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल एमडीसी के अंदर माता मनसा देवी के वहाँ पर 20-20.5 एकड़ के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का, और अपने आप में पहला इस प्रकार का आयुष का वहाँ अस्पताल बन रहा है, रिसर्च सेंटर बन रहा है। वो पंचकुला के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो अगर अब हम पंचकुला की ही बात करें तो आपको हाल ही में होगा कि पंजाब हरियाणा का जो सारा पराली का सारा धुआं है जी, उसके लिए आपने ऐसे क्या प्रोटोकॉल्स लिए हैं कि आपके पंचकुला क्षेत्र में बच्चे और अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है उनको दिक्कत ना हो? देखिए, खाली कोई पराली जलाने से पोल्यूशन बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, ये भी एक उसमें से कुछ छोटा सा उसमें कारण है, परंतु हरियाणा के अंदर पराली जो है अब लोग नहीं जलाते हैं। पराली का एक दाम सरकार ने तय किया है, लोग पराली को बेचते हैं, उससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और लोग पराली का उसके लिए फिर भी अगर कोई जलाता तो उसके लिए कानून है, उसके ऊपर जुर्माना भी लगता है, उसको केस भी उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सर, आजकल जैसे इतनी जनरेशन बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपको क्या नहीं लगता कि हर पंचकुला हो या हरियाणा का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पॉल्यूशन के लिए पॉल्यूशन के वो लगने चाहिए, सारे प्यूरिफायर्स लगने चाहिए, जैसे चंडीगढ़ में हाल ही में लगा है,
तो आपको नहीं लगता कि क्या वो हर एरिया में लगने चाहिए? देखिए, हाँ, वो जहाँ उनकी आवश्यकता है लगाएंगे, परंतु आपने देखा होगा जो पंचकुला है वो ग्रीन सिटी के नाम से पंचकुला की एक पहचान बनी है, और पंचकुला बहुत ही हरा भरा एक सेक्टर है, बड़े बड़े पार्क हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ कि एक बहुत बड़ा पार्क जिसमें मल्टी फीचर्स होंगे, इस प्रकार का एक काम घग्गर नदी के किनारे चल रहा है। माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हमारे विधानसभा हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा पार्क, और बड़ा अच्छा पार्क, ऐसा चंडीगढ़ में भी पार्क नहीं होगा, चंडीगढ़ से भी लोग उसको देखने के लिए आएंगे। इस प्रकार का हमने वहाँ पर पार्क बना रहे हैं। कि हरियाणा में आज भी लड़कियों को उतनी शिक्षा नहीं दी जा रही है एज कंपैरेटिवली, अगर हम और क्षेत्रों से करें। अगर केरला की तो सबसे ज्यादा आपको पता है लिटरेसी रेट है, तो अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो ऐसी क्या वजह है जो आज भी हरियाणा के जो अंदर डेंस हरियाणा है वहां पे छोटे बच्चियों को एजुकेशन नहीं दी जा रही? हरियाणा के अंदर आपको बेटियों के लिए इतना काम हरियाणा की सरकार ने किया है। आपको ध्यान हो, जब हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनी, पानीपत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और बेटी बचाओ चाहो बेटी पढ़ाओ, और अब तो कहते हैं बेटी खिलाओ। भाई स्पोर्ट्स के मामले में भी बेटियों ने पूरे देश का नाम, चाहे साक्षी मलिक हो और कितनी हमारी हरियाणा की बेटियां हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है भारत का जो भारत का नाम रोशन किया है। और जो हमारे यहाँ जेंडर रेशो थी वो जो है 2014 से पहले आप देखिए और अब देखिए कितना एक बड़ा परिवर्तन उसके अंदर आया है, और हरियाणा के अंदर बेटियों को बड़ा मान सम्मान हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और अगर हम बात करें, हरियाणा इस प्रकार का पहला राज्य है जिसने अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महिलाओं के लिए महिला थाने भी जो है उसमें खोले गए हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है, महिला थाने में जाती है तो एक मन में मानसिकता हमारी बहनों बेटियों के मन में रहती थी कि वो जाती थी भाई वहाँ पर पुलिस वाले हैं, वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, कैसा होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने इसी सोच के साथ महिला थाने खोले, और हमारी जो बहन बेटियां हैं वो निसंकोच वहाँ पर जा कर के अपने साथ, अगर उनके साथ कोई ऐसी बात होती है तो वो उसकी शिकायत वहाँ पर दर्ज कराती है। कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले जब आपका यहाँ पे नहीं था होल्ड, तब इतना बेटियों को लेके और पहले वाली सरकारों ने काम नहीं किया? नहीं, उतनी सेंसिटिव जो सरकार उस समय पर इस प्रकार नहीं थी। आप उसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि उस टाइम की जो जेंडर रेशो थी और अब की जो रेशो है उसमें काफी ज्यादा फर्क है, अंतर उसमें आया है। लेकिन अभी भी कहता यही जाता है कि लड़कों का रेशो एज कंपैरेटिवली लड़कियों से ज्यादा है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप जो है, मेरे पास इस समय तो आंकड़े नहीं है, परंतु अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पता करके उस चीज़ को बता दूंगा। ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर बेटियां जो है खेल के अंदर भी मेडल जो है बहुत सी लेकर के आई हैं। अभी पंचकुला की एक बेटी नेहा, जिसने जो अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, उसने उसके अंदर प्रथम स्थान पूरे हरियाणा के अंदर जो है प्राप्त किया है। तो ये बड़े पंचकुला के लिए बड़े गर्व की बात है। तो जैसा कि सर अब आज के ज़माने में तो अब बेटियों की शादियां नहीं करी जाती जल्दी, लेकिन फिर भी हरियाणा के कुछ ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड कह लो या नहीं है इलाके जो वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, कम रिसोर्सेज हैं, वहाँ के लोगों की सोच अभी भी छोटी है, तो वो क्या सही है? क्या उसके लिए कुछ ऐसी कमेटी या कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि लड़कियों का विवाह एक एज से पहले ना हो? जो 18 साल की आयु है उससे पहले किसी भी बेटी का विवाह हरियाणा के अंदर होता नहीं है। सरकार इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है। तो अब जैसे आपको मालूम है कि हरियाणा में फिलहाल हमारी गठबंधन सरकार चल रही है, तो उसमें जो आप दुष्यंत चौटाला जी हमारे उप सीएम है और मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम है, अभी हाल ही में फ्लोर टेस्ट भी हुआ, तो ऐसी क्या वजहें थी जो दोनों सरकारों के बीच में थोड़ा सा क्लैश आया? नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और जो जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है उसके बीच में कोई इस प्रकार की दरार नहीं है, और सब कुछ सरकार बड़े अच्छे से चल रही है। मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। ये तो जो है विपक्ष का जो है वो लगे हैं कुछ ना कुछ उनको चाहिए कहने के लिए। तो कोविड की ही अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ाते हुए, तो कोविड के इन 2 साल जो हमारी आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा खराब चली सबकी, तो ऐसा क्या उन गरीबों के लिए हरियाणा में या पंचकुला में ऐसा क्या कार्य किए गए कि सारे गरीबों की मदद हो? जो कोविड नाम की जो महामारी थी खाली हरियाणा या हमारे देश के अंदर ही नहीं थी। अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं उनका भी एक बार तो पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, उनकी भी जो आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था थी वो भी, उसको भी हिला दिया था। परंतु हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी दूरदर्शिता थी कि भारत आज भी और देशों से अच्छी स्थिति में खड़ा हुआ है।
आपने देखा होगा पहले भी बीमारियां आती थी, प्लेग आई, चेचक आई, आज बीमारी आई, उसकी जो दवाई आने में सालों साल लग जाते थे और हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहते थे। हम अमेरिका जैसे जो और देश थे उनकी तरफ देखते रहते थे और वो क्या करते थे, भाई जब हमारे लोगों का इलाज हो जाएगा, जब हमारे पास दवाई एक्स्ट्रा होगी तब हम भारत को बेचेंगे। परंतु आज ये बड़ा मतलब इसमें गर्व भी है, बड़ी खुशी की बात भी है कि भारत ने अपने यहाँ भी दवाई बनाई और दूसरे देशों को भी मदद करने का काम किया और अपने देश के अंदर भी 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भारत की सरकार ने किया है। तो मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, ये जब चुनाव हुए थे हमारे 19 में, उससे पहले जो हमारा इलेक्टोरल मैनिफेस्टो था उसमें जितनी भी चीज़ों की आप सभी ने करी थी कि वादे किए थे, वो सारे वादे पूरे हो चुके हैं? देखिए, जो हमने 2014 में किया था लगभग हमने 2019 तक वो सारे वायदे पूरे किए। हाँ, जो हमारे स्पीकर साहब इस मामले में बड़े संजीदा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कृषि कानून की तरफ। तो अब जैसे सर आपको पता ही है कि कृषि कानून के बाद पूरे भारत में, पूरे पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य के जितने भी कृषि हमारे हैं, सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जितने भी है, तो ये सारे भड़के हुए हैं अभी सरकार के खिलाफ। तो क्या कृषि कानून में ऐसी क्या दिक्कत है जो इनको दिक्कतें आ रही हैं इतनी? पर कृषि कानून में किसी प्रकार भी दिक्कत नहीं है। इसमें किसान को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी फसल को कहीं भी हिंदुस्तान में जा करके बेच सकता है जहाँ पर उसको उसका भाव ज़्यादा मिले, और जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की उसको उसमें सुविधा प्रदान की गई है। पहले भी जो किसान है जो खुद खेती नहीं करता वो उसको ठेके पे दे देता है। आप भी गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा, वो भाई इतने रुपए में हमने इसको ठेके पे दे दिया, वो उतने पैसे लेता है, वो उसको फसल बोता है। और बल्कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और कृषि कानून अभी लागू भी नहीं है, कोर्ट की उसके ऊपर रोक है। परंतु विपक्ष के कुछ लोग जो है वो राजनीति कृषि कानून के नाम पर कर रहे हैं। इसमें किसान के हित में ये कानून है और किसान की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के ये कानून है। किसान के खिलाफ कोई भी कानून नहीं है, किसान को आज़ादी है। जो हम अब बात करें अगर आड़तियों की, आड़तियों का जो काम बिल्कुल खत्म ही हो गया, मीडिया मिडल मैन जो था हमारा इन किसानों में, तो उसमें तो मेरे हिसाब से कुछ गलत है नहीं, लेकिन क्यों इतना ये पीछे से बैक प्रेशर दे रहे हैं कि सरकार को कि ये बिल वापस लो? क्या यही वजह है कि आड़त खत्म हो गई इसीलिए ही किसान कृषि बिल को वापस लेने के लिए? आंदोलन आड़तियों का नहीं है, आंदोलन किसानों का है। और अब इसमें जो देखिए, कोई भी आंदोलन कुछ भी वो चलाने के लिए, अब मान लो 100 लोग यहाँ पर बैठे हैं, नित्य प्रतिदिन बैठे हैं, तो वो पानी भी पिएगा, चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा, रहेगा भी वहाँ, सोएगा उठेगा, वो ऐसे तो चलता नहीं है। अब इन आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, कहाँ से इनको पैसा आ रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे पंचकुला हरियाणा से हरिंदर मलिक जी, जो अभी हाल ही में पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर हैं, बीजेपी के जिला पंचकुला के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इसी के साथ और ऐसे दिग्गज नेताओं के लिए जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।